हाँ जी बेटे, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की हम कहानी स्टार्ट करें तो हमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ही कनेक्ट करके समझना है। हमने देखा था कि गैसेस एक्सचेंज एल्वेलाई और ब्लड के बीच होता है। इसके चारों तरफ हमने देखा था ब्लड वेसल्स हैं, है ना, जो ब्लड कैरी कर रही होती है। इधर से ऑक्सीजन यहाँ ब्लड में जाता है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड इधर फिर से एल्वियोलाई में आता है, एल्वियोलस में आता है। एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा ये ऑक्सीजन है जो ब्लड में आया, दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। अब यहां पे एक वर्ड मैंने बोला कि इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अगेन सेल तक या टिश्यू तक कौन करेगा? ब्लड करता है। तो सर्कुलेशन अगर रुक जाए, मींस हमने कहा कि ब्लड फ्लो रुक जाए, तो बस एक्सचेंज होगा, हर सेल तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। या हम इसको दूसरी तरीके से इस तरह से कह सकते हैं कि जो सेल्स में CO2 बन रहा है, सेल्स का CO2 है, वो एल्वेलाई तक नहीं आएगा। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम की जरूरत पड़ती है बॉडी में, एंड दैट ट्रांसपोर्ट मीडियम विल बी प्रोवाइडेड बाय ब्लड। वो ये सर्कुलेशन में रहेगा हमेशा। ये जो ब्लड है हमेशा मूविंग कंडीशन में रहेगा। एक इनका डिफाइंड पैसेज है ना। ये हमारा इस सर्कुलेशन का काम है। सर्कुलेशन बहुत सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें से दो हमने अभी यहाँ पे देख लिए, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो पहला यहाँ इंट्रोडक्शन में कुछ हम जनरल पॉइंट्स देखेंगे। यही है कि हमने ये पढ़ा कि हर सारे लिविंग सेल्स, जो हमारे सेल्स हैं, वो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, जैसे हम इसेंशियल सब्सटेंसेस में बात कर लें तो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना। ये हर सेल को चाहिए होता है। ठीक है, ये सेल तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें चाहिए बॉडी फ्लूइड का और एक सर्कुलेशन पाथ का चाहिए होता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट यही लिखा है, वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस। वेस्ट की बात करें तो अभी हमने बात करी, एक आपका ये मॉलिक्यूल CO2, ये भी वेस्ट मॉलिक्यूल है, हार्मफुल मॉलिक्यूल है। यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है। ऐसे हम बहुत सारे और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर भी हमारा वेस्ट मटेरियल है। मिनरल्स भी हैं, कुछ आयंस हैं, इनको रिमूव करना होता है कॉन्टिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। अगर हमारे टिश्यूज को नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग कराना है तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई किसकी चाहिए? न्यूट्रिएंट की चाहिए, ऑक्सीजन की चाहिए, विटामिन की, मिनरल्स की चाहिए होती है। दैट वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सेल तक पहुंचना चाहिए। एंड जो सेल्स के पास या टिश्यूज के पास ये हार्मफुल या वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वाटर, है ना, एंड एक्सेस वाटर नहीं बोलेंगे, एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स, आयंस, उनको कॉन्टिन्यूअसली रिमूव भी करते रहना होगा, तब हमारे टिश्यूज हेल्दी फंक्शनिंग कर पाएंगे। अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं चलेगा। देयरफॉर essential to have efficient mechanism for movement of these substances to cell and from the cell। इसलिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए, एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए, जो सेल तक न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन गैस का सप्लाई कर सके, एंड सेल से, फ्रॉम द सेल्स का मतलब वेस्ट एंड हार्मफुल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट वहां से करा सके, बॉडी से रिमूव करा सके, है ना। अगेन यहां पे भी वही, जैसे हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी थी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ जो, या हम कहें कि ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग जो है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो अलग अलग था। तो यहाँ डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, इनके पास भी अलग अलग मेथड हैं ट्रांसपोर्ट के, अलग अलग तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के, है ना। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, है ना। इसके लिए अलग अलग मेथड अलग अलग एनिमल्स में हम देखेंगे। इन जनरल कितने टाइप्स के हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, इनमें सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू ही होता है पूरी बॉडी में।
कोई इनके पास अलग से बॉडी फ्लूइड नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है ना, और इसी से वो गैसेस एक्सचेंज भी कर रहा होता है और मटेरियल का एक्सचेंज भी इसी से चल रहा होता है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इनके पास एक स्पेशल बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें हमने अभी नाम बोला ब्लड, है ना। स्पेशल बॉडी फ्लूइड होगा जिसमें हम बोलेंगे ब्लड। सिंपल ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल बॉडी फ्लूइड नहीं है, वो वाटर ही ट्रांसपोर्ट कराता है ना। हायर ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्पेशल फ्लूइड होगा बॉडी कैविटीज में, और ये ट्रांसपोर्ट करता है इन सारे मटेरियल्स का। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड फॉर द मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। हायर एनिमल्स में इंक्लूडिंग अस, ब्लड इज द बॉडी फ्लूइड जो इस ट्रांसपोर्ट का काम करता है बॉडी में। और भी बॉडी फ्लूइड होते हैं, जैसे एक नाम याद रखना है, लिम्फ। अभी क्या होता है लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने में कुछ सब्सटेंसेस का। लिम्फ हेल्प करता है ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक फैट का और भी कुछ गैसेस का। इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि ब्लड कैसे बना हुआ है, क्या उसका काम है, क्या उसका सर्कुलेटरी पाथ है। ये 3 वर्ड याद रखना है। स्टडी ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब अपने पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हम बोलते हैं एंजियोलॉजी, पहला वर्ड। दूसरा, फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करी थी, डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करी थी, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम देखेंगे। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, एंड इससे कंसर्न डॉक्टर को हम क्या लिखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी लिखते हैं। ये वर्ड हम इन जनरल कई बार सुन चुके हैं, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी तो अभी हमने देखा विलियम हार्वे। स्पंजेस में सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, वो फ्लूइड, तो वाटर है, हमने ये भी देख लिया। अब सबसे पहला कंपोनेंट, पहले तो हमें याद रखना है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट है हमारा ब्लड, दूसरा हम पढ़ेंगे हार्ट, और तीसरा पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन कंपोनेंट होते हैं। हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। टाइप ऑफ टिश्यू पूछा जाए तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, बस इतना याद रखना। ओरिजिन मेसोडर्मल है। ये एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। देखो अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, एनिमल टिश्यू अब आपको पढ़ना नहीं होता है 11th में, नहीं तो ये पढ़ना भी होता था, 9th में पढ़ा हुआ है। जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू, जो टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू है, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कुछ इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, एंड तीसरा कंपोनेंट होता है फाइबर्स। इन 3 कंपोनेंट से कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं, तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। ठीक है, ये नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्पोजिशन है। अभी हमने ब्लड को भी लिखा कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब इनमें भी यही सेल्स होने चाहिए, कुछ मैट्रिक्स होना चाहिए और फाइबर्स होने चाहिए। लेकिन ब्लड के पास एक कंपोनेंट नहीं होता, फाइबर्स नहीं होते हैं, फाइबर्स नहीं होते हैं। तो मतलब ये एक्चुअल वाला कनेक्टिव टिश्यू की तरह तो नहीं है ना, कनेक्टिव टिश्यू जैसा है लेकिन कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसके पास नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया गया एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जैसा है, झूठ मूठ टाइप का। पहला रीजन यही है। मैट्रिक्स डिवॉइड ऑफ फाइबर्स, मैट्रिक्स में ये फाइबर्स नहीं होते हैं, डिवॉइड होता है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड करके नए सेल्स खुद बना लेते हैं, डिवाइड करते हैं माइटोसिस से और नए सेल्स अपना ऐड ऑन करते रहते हैं।
बनाते रहते हैं, है ना। लेकिन ब्लड के पास जो सेल्स हैं, इनके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। यहां हमने क्या कहा, कनेक्टिव टिश्यू का सेल डिवाइड करेगा, नया सेल्स ऐड करेगा, दैट मींस सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैव द पावर ऑफ डिवीजन, बट ब्लड इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, बट द सेल्स ऑफ ब्लड जो हमारा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, दैट हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, इनके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। तो ये इस वजह से भी इसको हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके जैसा है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा। तीसरा, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। हाँ, अब तीसरी बात कनेक्टिव टिश्यू के लिए देखो, ये जो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के पास मैट्रिक्स होता है, दिस मैट्रिक्स इज सिंथेसाइज्ड बाय इट्स ओन सेल। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं यही सिंथेसाइज करते हैं इनके क्या, मैट्रिक्स को। किसको? मैट्रिक्स की सिंथेसिस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ही करते हैं। बट यहां देखना, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नॉट सिक्रेटेड बाय सेल्स। जो ब्लड के सेल्स हैं वो इनके मैट्रिक्स की सिंथेसिस नहीं करता है, इनके मैट्रिक्स की सिंथेसिस कोई और ऑर्गन करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये तीन रीजन हैं जिसकी वजह से हम ब्लड को क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। पहला रीजन कि इनके सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, दूसरा रीजन मैट्रिक्स में फाइबर नहीं है, तीसरा रीजन मैट्रिक्स को की सिंथेसिस सेल्स नहीं कर पाता जो ब्लड का सेल है। स्टडी ऑफ ब्लड के लिए वर्ड हिमेटोलॉजी, क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। आपने ब्लड सैंपल दिया होगा, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखा होगा, तो वहां पे लिखा होता है ये हिमेटोलॉजी, है ना। हिमेटोलॉजी का मतलब आपके वो ब्लड की स्टडी करा है, ब्लड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपने सीबीसी कराया है या जो भी आप जिस तरह से टीएलसी डीएलसी जो भी करवाते हैं, बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। हिमेटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। कोई भी आप ब्लड रिपोर्ट देखो उस पे ये वर्ड लिखा होगा, हिमेटोलॉजी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, दैट इज द हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स या ब्लड, दैट इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। ये कहां होता है? बोन मैरो में। कलर ब्लड का कैसा है बताने की जरूरत नहीं है। पीएच कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच हमारे ब्लड का 7.4, दैट मींस स्लाइटली अल्कलाइन है, न्यूट्रल नहीं है, स्लाइटली अल्कलाइन है। मोर देन 7 है, थोड़ा सा अल्कलाइन है, थोड़ा सा बेसिक मीडियम है, ठीक है। वेट हमारी बॉडी का, जितना भी आपका बॉडी का वेट है उसका लगभग 7 से 8% आपका ब्लड होता है। मेल में 8%, फीमेल में 7%। जैसे एक इंडिविजुअल हमने ले लिया कि कोई इंडिविजुअल है 70 केजी का, कितने का? 70 केजी का, तो इसकी बॉडी में, और ये मेल है तो इसकी बॉडी में ब्लड कितना होगा, तो आपको इसका 8% निकाल लेना है, बस आपके सामने आंसर मिलेगा। कितना? 5.6 लीटर। कितना? 5.6 लीटर। तो आपका जितना भी बॉडी वेट है, अगर मेल है तो आप 8% निकाल लेंगे, अगर फीमेल है तो आप 7% अपना बॉडी वेट का निकाल लेंगे। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आपका लीटर में ब्लड वॉल्यूम, एक रफ आइडिया आपको पता चल जाएगा। इन नॉर्मल सिचुएशन, कोई बीमार है, कोई है ना एबनॉर्मल कंडीशन है, तब ये आपको नहीं करना है। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल बीइंग होना चाहिए, हेल्दी इंडिविजुअल जिसे कहते हैं, तो उनकी जो वेट होता है वो 60 से 70 केजी के बीच ही होता है, या 70 से ज्यादा हुआ तो ओबेसिटी में चला जाएगा, और कम हुआ तो वो थिन हो जाएगा। तो आपका ब्लड का जो वॉल्यूम आता है, मेल में लगभग 5 से 6 लीटर रहता है नॉर्मली, और फीमेल में लगभग 4 से 5 लीटर नॉर्मल है ना। इससे कम ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम है तो दिक्कत है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड के 2 कंपोनेंट है। लिक्विड पार्ट को हम मैट्रिक्स या प्लाज्मा बोलेंगे, है ना, टोटल जो भी हमारा ब्लड है, और सॉलिड कंपोनेंट को ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स, और ये इसका 45% और ये 55% कंपोजिशन बनाता है। ये ब्लड के 2 पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये 55%, ये 45%। ब्लड सेल्स हमने तीनों के नाम सुने हुए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इनके नाम, आपको जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं वो याद रखना शुरू करो। ये तो हम जनरल नाम याद रखते हैं। आरबीसी को हम लिखेंगे एरिथ्रोसाइट, क्या लिखा जाता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को लिखा जाएगा ल्यूकोसाइट, क्या लिखा जाएगा? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को लिखा जाता है थ्रोम्बोसाइट, क्या लिखा जाएगा?
थ्रोम्बोसाइट। तो ये टर्म्स याद रखना है ना। प्लाज्मा का कलर लिखा हुआ है, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग 55% पार्ट ऑफ ब्लड। स्ट्रॉ कलर थोड़ा सा पेल येलो, हल्का पीले कलर का होता है। जब हम ब्लड सैंपल देते हैं तो वो जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन करता है टेस्ट ट्यूब में लेके ब्लड को, तो आपको पानी वाला हिस्सा जो होता है, मतलब प्लाज्मा वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है और सॉलिड पार्ट जो है वो आपका नीचे आ जाता है। अगर यहाँ पिक्चर है, आपने ऐसे टेस्ट ट्यूब में देखा होगा कि जो सॉलिड कंपोनेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। दीज आर द ब्लड सेल्स। एंड जो कंपोनेंट आपका लिक्विड वाला होता है वो ऊपर ऐसे पानी की तरह आपको हल्के पीले कलर का देखने को मिलता है। कभी किसी लैब में विजिट करना हुआ तो आप जरूर देखना कैसे वो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके अलग करते हैं। तो यहाँ पे सारे सेल्स आपको मिलेंगे और यहाँ आपको ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लाज्मा। ये कितना परसेंट पार्ट? 55 और ये 45% पार्ट ऑफ द ब्लड बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखना, जो प्लाज्मा है ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का मेजर पोर्शन बनाता है, 55% पोर्शन बनाता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ और ब्लड। सबसे ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा का ही है। अब देखो सेल्स में, सेल्स कितने हैं? 45% है और 45% में 3 टाइप की सेल्स हैं और यहां अकेले प्लाज्मा 55% बनाता है। तो मेजर पोर्शन बनाता है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्लड बनाता है कि नहीं बनाता है? अरे भाई 45 में 3 है और 55 में अकेले है, तो ज्यादा हिस्सा किसका है? प्लाज्मा का ही है ना। एंड इट मेक्स मोर देन हाफ 55% of all over content. When separated from the rest of the blood, plasma is light yellow liquid. जब हम इसको ब्लड से अलग कर देते हैं तो ये रेड कलर का नहीं दिखता है, हल्का पीले कलर का दिखता है। ठीक है, मतलब रेड कलर प्लाज्मा की वजह से नहीं है, वो सेल्स की वजह से है। अब प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन यहाँ आपको बताया गया है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान से दिमाग लगाना और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बात समझ आ जाएगी प्लाज्मा एक्चुअली है क्या चीज। प्लाज्मा में 90 से तो 92% तक तो पानी है, दैट इज अ वाटर, नथिंग। बचा क्या? 8 से 10%। यही 8 से 10% जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी में डिस्टर्बेंस से आपकी बॉडी में आप इतने तमाम बीमारियों से सफर कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। 8 से 10% में कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट है, मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक में आयंस, आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि जब आपको कभी भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, आयोनिक इम्बैलेंस, डायरिया हो जाता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बॉडी बिल्कुल, मतलब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में ही नहीं होती। आयोनिक बैलेंस, इम्बैलेंस होता है। बस ये आयंस क्या क्या होते हैं? सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। ये सारे आयंस ऐसे बहुत सारे हमारे इस प्लाज्मा में डिसॉल्व हैं। मतलब इनका प्रॉपर इनटेक हमारी बॉडी को चाहिए, इनका बैलेंस जितना मिनिमम या जो नॉर्मल इनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो चाहिए। अगर नहीं ठीक हुआ, जैसे एक की बात कर लें, आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा? नर्व इंपल्सेस स्लो हो जाएंगे, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, नींद आती रहेगी, बेहोशी मस्ती सी छाई रहेगी। कैल्शियम कम हुआ, मसल्स आपकी कमजोर पड़ेंगी, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। मैग्नीशियम कम हुआ, समझ रहे हो? ये सारे आयंस के ही वजह से आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंसेस आते हैं। सॉल्ट भी हमारे में होता है, NaCl, जो कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा सॉल्ट के तौर पे NaCl होता है और इनटेक भी हम सबसे ज्यादा NaCl का ही करते हैं। इसके अलावा भी सॉल्ट हमारी बॉडी में है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सारे सॉल्ट के तौर पर हम इनटेक करते हैं। इनके अलावा भी और भी सॉल्ट्स होते हैं। गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी गैसेस जो हम इनहेल कर रहे हैं या हमारी बॉडी फ्लूइड में, प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक की बात कर लो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में विटामिन्स, बताओ विटामिन्स आपको सबको पता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? बी की डेफिशिएंसी से, विटामिन बी बहुत सारा एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। तो विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ना, न्यूट्रिएंट है हमारा। तो ये आपके प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होते हैं, पूरी बॉडी में हर सेल तक ये डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स जो सारा खाते हैं, वो भी जाके ब्लड प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होते हैं और हर सेल तक पहुंचाते हैं। एक्सेस है तो स्टोर करते हैं।
एक्सक्रीटरी मैटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी हमारे इसी ब्लड प्लाज्मा में ही होते हैं। इसी को कम करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है किडनी। प्लाज्मा में इनका कंटेंट ना ज्यादा हो जाए, लगातार वो फिल्टर कर रही होती ब्लड प्लाज्मा से, अलग कर रही होती। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे कि ये एक्सक्रीटरी मैटर कैसे ब्लड से फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू हम पास कर रहे हैं। ठीक है। हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करेंगे। सारे हॉर्मोन्स जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट कर रहे हैं वो हर सेल तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा जाता है एंड ब्लड का एक्सेस हर सेल तक है। हर सेल तक वो प्लाज्मा में हार्मोन डिसॉल्व हो गया और वो प्लाज्मा हर सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो हर सेल तक आपका हार्मोन पहुंच रहा है। दैट मींस हार्मोनल कंट्रोल हर सेल तक है, जो कि नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं हो पाता हर सेल तक। इसीलिए हमारे पास एक दूसरा ये एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ी। प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं और इन प्रोटीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन सी प्रोटीन? सबसे ज्यादा एल्बुमिन प्रोटीन। सबने सुना होगा एग प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, वो यही है। आपकी प्लाज्मा प्रोटीन एग में होता है, इसलिए एग हमारे डाइट का एक अच्छा कंपोनेंट माना जाता है। इसलिए नहीं कि वो व्हाइट कलर का है, अच्छा दिखता है, इसलिए नहीं, इसलिए अच्छा माना जाता है कि दैट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्बुमिन। एल्बुमिन का सप्लायर है। एल्बुमिन हमारे प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, लगभग 4%। किसका देख रहे हो? इस 8 से 10% का 4% अकेले यही बनाता है। मैक्सिमम स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है और ये करता क्या है, इसका काम क्या है? इट मेंटेन्स बीकॉप, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। ब्लड में कितना पानी रहेगा, कितना बाहर जाएगा, वो यही प्रोटीन डिसाइड करता है। सोल्यूट, जब सोल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्वेंट अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसका भी नाम हमने सुना हुआ है। 2 से 2.5%, ये 3 टाइप के, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा जो है ये कॉपर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में कॉपर आयन चाहिए होता है कई जगहों पर। बीटा आयरन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एंड ये गामा, ये तो सबने पढ़ा होता है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज चिल्लाते रहते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज चाहिए, हमारी बॉडी में ये इस तरह का एंटीबॉडी होना चाहिए। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होएगी अगर आपकी बॉडी में ग्लोबुलिन, वो भी गामा ग्लोबुलिन अच्छा होगा तब। डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ दीज गामा ग्लोबुलिन, इसी गामा ग्लोबुलिन से बने होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रेशियो लिखा है, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्बुमिन 4%, ये 2%, तो 2:1 के रेशियो में आएगा कि नहीं रेशियो? एल्बुमिन 4%, ये 2%, तो इनका रेशियो होता है हमेशा लगभग 2:1 का होता है। एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये भी हमने 10th में ही पढ़ा हुआ था। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन 0.3%, 0.3%, ये दोनों का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। जब ये देखो दोनों के सामने, इसके सामने प्रो वर्ड लगा है, इसके सामने, इस प्रोटीन के सामने जेन वर्ड लगा है। प्रो डिनोट्स इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन या एंजाइम, ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, जब यही कहीं पे हमें इंजरी हो जाती है तो ये इनएक्टिव जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? थ्रोम्बिन में। किसमें? थ्रोम्बिन में। और ये जो हमारा फाइब्रिनोजन है, जेन वर्ड भी इनएक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब जैसे ही ये फाइब्रिनोजन ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन का काम यही है कि ये क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को आपके फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। एंड ये फाइब्रिन क्या है? नेटवर्क ऑफ, इसी में सारे ब्लड सेल्स आके स्ट्रक कर जाएंगे। दैट इज द क्लॉट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये सारे चेंजेस होते हैं और इनका हमने परसेंटेज देख लिया। हाँ, इधर हमने एल्बुमिन की बात करी तो ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन है एंड फाइब्रिनोजन इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। साइज वाइज ये सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे ब्लड में। तो ब्लड के कॉम्पोजिशन में हमें लगता है कि हाँ सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये नहीं, यहां कहानी कुछ और है एक्चुअल में।
जिसपे हमारा जब तक हमें पता है तब तक हमारा ध्यान नहीं जाता। हम क्या करते हैं, बहुत टाइम तक पानी कम पीते हैं तो यूरिक एसिड या हमारा जो एक्सक्रीटरी मैटर है ब्लड में बढ़ने लगता है, एंड दैट एक्सक्रीटरी मैटर डैमेजेस आवर बॉडी पार्ट्स। ऐसे ज्यादा हमारी बॉडी में कोई और हार्मोन्स हुआ तो वो भी हमारी बॉडी में अलग गंदे या हम कहें कि उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। कम हुआ तो भी साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ब्लड का कॉम्पोजिशन। तो ब्लड के कॉम्पोजिशन की कहानी इतनी सी थी। सवाल देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो आपके सामने आंसर है ब्लड। एंटीकोएगुलेंट एक वर्ड है, एंटीकोएगुलेंट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। अभी ये यहाँ पे पढ़ना नहीं था। कोएगुलेंट जो ब्लड क्लॉट करा दे, जो ब्लड ना क्लॉट कराए, दैट इज द हिपेरिन। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन। तो इट मेंटेन्स ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमने अभी जस्ट बात करी है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग सिंथेसाइज इन लीवर। हाँ, ये ध्यान रखना, जो हमारा ये फाइब्रिनोजन है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और प्लाज्मा इसका ब्लड का क्या है, मैट्रिक्स है। हमने अभी क्या बताया, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, उसके मैट्रिक्स की सिंथेसिस उसके सेल्स करते हैं। यहां देखो, यहां उसके मैट्रिक्स की सिंथेसिस उसके सेल्स करते हैं, लेकिन ब्लड में जो मैट्रिक्स है वो खुद नहीं सिंथेसाइज करता, उसका कोई और बॉडी पार्ट सिक्रीशन करता है। प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। एंड इनमें देखो, ये जो फाइब्रिनोजन है प्लाज्मा का ही पार्ट है फाइब्रिनोजन, एंड फाइब्रिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर सिंथेसाइज करता है। इसलिए ये सारे स्टेटमेंट सही है, ये याद रखना है कि फाइब्रिनोजन का सिंथेसिस कौन करता है। या हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स हैं मोस्टली लीवर सिंथेसाइज करता है। प्लाज्मा प्रोटीन विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। अब पहला ब्लड सेल, हमने प्लाज्मा पूरा कंप्लीट करा है, अभी ब्लड सेल्स के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं करा था, सिर्फ हमने सेल्स की बात करी थी कि 3 टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। अब एक एक सेल को देख लो। आरबीसी का नाम सबको पता है ना। सबसे ज्यादा इसी का नंबर हमारे बॉडी में या ब्लड में प्रेजेंट है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन यही बनाता है ना। ये ध्यान रखना है। नंबर आरबीसी का, हेल्दी इंडिविजुअल मेल की बात कर रहे हैं तो लगभग 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर एमएम ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब 1 एमएम का आपके पास ब्लड ले लिया, एक कोई हमने कंटेनर में अपना ब्लड ले लिया, 1 एमएम के क्यूब में 1 मिलीमीटर का क्यूब हमें अपने ब्लड वॉल्यूम का लेना है। मतलब 1 एमएम के क्यूब में जितना ब्लड आपका आता है उसमें नंबर ऑफ आरबीसीज कितने होते हैं। मेल है अगर तो 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। तो एमएम ऑफ क्यूब का मतलब समझ रहे हो कि ब्लड का 1 एमएम का वॉल्यूम लिया गया है। अगर यही कोई फीमेल है तो ये नंबर थोड़ा कम हो जाता है, 4.5 से 5 मिलियन आरबीसीज ऑफ पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। नंबर ऑफ आरबीसी इन हेल्दी न्यूबॉर्न, देख रहे हो, इसलिए बच्चे आपको लाल टमाटर लगते हैं। आरबीसी का नंबर 6.8 मिलियन पर एमएम ऑफ क्यूब होता है। इनमें आरबीसीज बहुत होते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट, जैसे हम क्या, अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल काउंट से आरबीसी ज्यादा है तो उसके लिए वर्ड क्या लिखेंगे, पॉलीसाइथेमिया। दिस कंडीशन विल अकर्स एट हिल स्टेशंस। आप हिल स्टेशंस पे जाओगे तो आपकी आरबीसी अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। या हम ये बात करें जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड का मतलब कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एयर में कम होना, एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना, है ना। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ब्रीदिंग के लिए उनको प्रॉब्लम आती है। बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो ब्रीदिंग रेट बढ़ा लो या जो उनका आरबीसी है उसका काउंट बढ़ा दे। तो नेचर, वो अगर जो हिल्स पे रहते हैं उनकी बॉडी में एडॉप्टेशन ही आ जाता है कि उनके जो नंबर ऑफ आरबीसीज हैं पर एमएम ऑफ क्यूब वो इंक्रीज कर जाते हैं। इसलिए जो आप
कश्मीर के लोग हैं या जो इधर हमारे हिल्स पे रहते हैं, उनके चेहरे बिल्कुल रेड होते हैं, लाल, है ना। अगर आपको भी अपना चेहरा लाल करना है, मतलब थोड़ा सा अच्छा फोटो वोटो खिंचवाना है, तो आप शादी के पहले 4-6 महीने हिल्स पे रह के आके वापस फोटो खिंचवा लेना, अच्छी आएगी। ठीक है। अगर ये आरबीसी काउंट नॉर्मल काउंट से कम हो जाए, तो ये वर्ड तो सबको पता है, और आज की जो जनरेशन है लगभग सभी एनीमिया में जी रहे हैं, है ना। एनीमिया की बात है। अब आरबीसी देखो, आरबीसी का पिक्चर देखो, कितना सुंदर सा पिक्चर है। आरबीसी बहुत अच्छा है, आरबीसी को समझना। शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी का जो शेप है मैमल्स में बाई कॉनकेव शेप होता है। बाई कॉनकेव मतलब इस सरफेस पर भी कॉनकेविटी होती है, निचले सरफेस पर भी कॉनकेविटी होती है। इसी का टीएस कट के दिखाया गया है। यहां देखो कॉनकेविटी इधर भी दिखाई गई है, इधर भी दिखाई गई है। ठीक है, दोनों सरफेसेस, मतलब दो प्लेट लो, उल्टा जोड़ दो, आरबीसी तैयार है। ठीक है, तो दोनों बाई कॉनकेव होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, आउटलाइन इनका डिस्क जैसा होता है, क्रॉस सर्कुलर आउटलाइन है क्रॉस सेक्शन में। बाई कॉनकेव शेप भी आपको मिलेगा। आरबीसी इंक्रीजेज सरफेस है। अच्छा हाँ, ये बाई कॉनकेव शेप क्यों मिलता है? इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है आरबीसी का। जैसे कोई सरफेस ऐसा है और कोई सरफेस ऐसा है, तो लाइन की लेंथ इतने ही वॉल्यूम, इतने ही एरिया में, ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है ना, क्योंकि ये कॉनकेविटी की वजह से लाइन की लेंथ बढ़ जाती है। मतलब आरबीसी का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है इस कॉनकेविटी की वजह से। ये एडॉप्टेशन है। एक्सेप्शनल केस, ये ध्यान रखना, मैमल्स के जो आरबीसीज हैं वो कैसे हैं? बाइकॉनकेव हैं। लेकिन दो ऐसे हैं जिनके आरबीसीज बिल्कुल अलग हैं, कैमल एंड लामा। मैमल्स हैं, इनका आरबीसी का शेप कैसा है? बाई कॉन्वेक्स है, इसके जस्ट उल्टा ऐसा है। ठीक है, और ओवल शेप है, शेप ऐसा ही है, सर्कुलर नहीं, थोड़ा सा एग शेप में है, ओवल शेप है। ह्यूमन का लगभग आरबीसी का साइज 7.5 माइक्रोन है। डायमीटर की बात कर रहे हैं, है ना। डायमीटर का मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की बात चल रही है। ठीक है, तो ये इतना डायमीटर का है। लार्जेस्ट आरबीसी एम्फ्यूमा में है, एम्फीबियंस है, लगभग 75 to 80 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट आरबीसी मैमल्स में तो एलिफेंट है, जिसका आरबीसी का साइज लगभग 9 to 11 माइक्रोमीटर है। स्मॉलेस्ट मस्क डियर लगभग 2.5 माइक्रोमीटर। चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का साइज चेंज होना, साइज या तो बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनआइसोसाइटोसिस। अभी इसी के बेसिस पर हम अपना एनीमिया 2 टाइप का भी हम आगे पढ़ेंगे। साइज या तो स्मॉल हो जाए या फिर लार्ज हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब आपका चेंज यहां पे दिखाया गया है, आरबीसीज इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम आरबीसी को अलग अलग सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? अगर आरबीसी का शेप चेंज होता है, शेप में, साइज में चेंज होता है, तो क्या वर्ड लिखा? एनआइसोसाइटोसिस। हाँ, यहां ये भी समझ लो, ये जो आरबीसी का साइज अगर स्मॉल हुआ तब भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये आरबीसी डिस्ट्रक्ट कर दी जाती है, डिसरप्शन हो जाता है, मतलब इनको बॉडी में मार दिया जाता है। और ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ, जब हमें डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन नहीं, आयरन की, Fe की डेफिशिएंसी हो जाए, तब आपकी जो साइज है आरबीसी का वो श्रिंक कर जाता है। तब इसके लिए हमें आरबीसी कम हुआ तो हमें एनीमिया हो जाएगा। तो इस एनीमिया को बोला जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और जब लार्ज होता है तब भी आरबीसी का डिसरप्शन होता है, आरबीसी तब भी डिसरप्ट कर दी जाती है, तब भी मार दी जाती है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो कैपिलरी से क्रॉस नहीं कर पाएगी।
तब भी इसको हमारी बॉडी में मार दिया जाता है। और ये तब होता है जब हमें डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की। किसकी? विटामिन B12 की। और तब हम इसको लिखते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसलिए जब हम किसी को एनीमिया होता है, डॉक्टर ब्लड टेस्ट तो करवाता नहीं कि उनमें क्या डेफिशिएंसी है, आयरन की या विटामिन B12 की, है ना। तो जितने भी आयरन के सप्लीमेंट के टैबलेट्स आते हैं उसको कभी भी उठा के देखोगे तो आपको दोनों ही मिलेगा। ये लिखेगा फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12, दोनों एक साथ ही टैबलेट में भर के दे दिया, जो कम होएगा ठीक कर देगा, एनीमिया ठीक हो जाएगा। कभी भी आपको सिर्फ आयरन की गोली नहीं दी जाती है, कहा जाएगा आयरन की गोली, लेकिन उसमें विटामिन B12 भी होगा या विटामिन B कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। शेप में चेंज हुआ तब वर्ड हम यूज करते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। अगर आपके देखना वर्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर बॉडी फ्लूइड में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो आपकी आरबीसी श्रिंक कर जाएगी। आरबीसी का साइज छोटा, और आरबीसी का साइज छोटा होते ही उनको मार दिया जाएगा। मतलब बॉडी में अगर पानी की कमी हुई, आरबीसी की कहानी मरना शुरू हो जाएगी। मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्रीनेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक मतलब जिसमें सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, पानी का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो गया, तो पानी आरबीसी के सेल में घुसने लगेगा, और आरबीसी इतना स्वेल करेगा, साइज बढ़ता जाएगा, बर्स्ट कर जाता है, तब भी हमारा नुकसान ही है ना। इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल लिखा है 0.8 से 1 नॉर्मल सॉल्यूशन NaCl का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है आरबीसी के लिए, है ना। फॉर आरबीसी 0.9% ऑफ NaCl नॉर्मल इतना है। ग्लूकोज की बात करें तो 5% वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाए तो आइसोटोनिक है, इससे कम हुआ तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, इससे ज्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ। तो दोनों के केस में आरबीसी का मरना ही तय होता है। अब स्ट्रक्चरल डिटेल की बात करी गई है, ये तो हमने बाहर से एक्सटर्नल फीचर की बात करी है आरबीसी की। अब हम आरबीसी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इंटरनली हमारा आरबीसी कैसा दिखता है, ठीक है, क्या उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।